ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क चंद्र राशि यानी कि कैंसर वालों के लिए, जिनका मून साइन कैंसर है, चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज की ढैया की समाप्ति के बारे में। कर्क वालों की या कर्क चंद्र राशि वालों की ढैया चल रही थी 2023 जनवरी से, 17 जनवरी 2023 से, और अब वो जो ढैया है वो अपने समापन की ओर है, वो अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। साढ़े साती, ढैया, पनौती, ये ऐसे चरण होते हैं व्यक्ति के जीवन के जहाँ पर बदलाव आते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। पर ये है कि वो एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में हो सकता है, वो ऐसा बदलाव का समय आपके जीवन में हो सकता है जो या तो आपको बहुत ऊपर लेकर जा सकता है या फिर एकदम आपको डुबा सकता है। तो यही ढैया कर्क वालों की चल रही थी और कई लोगों के इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी मिले होंगे, कई लोगों के इसके कुछ बुरे प्रभाव भी मिले होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली किस प्रकार की है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्ट्रेंथ किस प्रकार की है। मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाई है कि ढैया, साढ़े साती आदि किसके लिए अच्छी रह सकती है, किसके लिए बुरी रह सकती है। अब ढैया आपकी समापन की ओर है, समाप्ति की तरफ है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि की जब ढैया समाप्त होगी तो उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे। लेकिन उससे बढ़ने से पहले हम ये भी देखेंगे कि जो 2.5 साल का वर्ष आपके लिए गया है, स्पेशली जिनके लिए थोड़ी सी टफ रही होगी, नेगेटिव रही होगी, उन्होंने क्या क्या झेला होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एक सकारात्मक रुख आपका जीवन इस ढैया के समापन के बाद ले सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा कर्क वालों के लिए। जीवन को एक गाइडेंस देने के लिए ज्योतिष शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे पाऊँ कि आने वाले समय में क्या आप एक इम्पैक्ट इस ढैया के समापन का अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनके करने से अवश्य आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक चेंजेस भी आपको अनुभव होंगे। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। पहले देखते हैं कि अतीत में जाकर क्या क्या आपके साथ हुआ होगा संभावितः। पहले चलते हैं अतीत की तरफ कि ये जो ढैया का आपका कालखंड गया होगा 2.5 वर्ष का, ऑलमोस्ट 2.5 वर्ष का, ये कैसा गया होगा। सबसे पहली बात तो कब से चल रही थी, 2023 के शुरुआत से, जनवरी से चल रही थी। ये जो ढैया है ये प्रचलन का शब्द है। मैंने एक वीडियो बनाई है रिसेंटली जिसमें मैंने बताया है कि क्या साढ़े साती ढैया का कोई आधार है। कुछ लोग बोलते हैं शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया है। शास्त्रों में इस शब्द का उपयोग नहीं हुआ होगा ढैया, साढ़े साती, पर इसका प्रमाण है, और मैंने उस वीडियो में बहुत विश्लेषण करके और पूरा उल्लेख किया है कि हाँ, इनका वर्णन मिलता है शास्त्रों में। वो प्रचलन में हो गया कि 7.5 साल का एक समय होता है तो उसको साढ़े साती कह दिया, ये 2.5 वर्ष का समय होता है तो इसको ढैया कह दिया गया। इसका एक और बहुत यूज में आने वाला नाम है, उसको कहते हैं अर्धकंटक शनि। साउथ इंडिया में ये बहुत यूज होता है। जो चौथे घर की ढैया होती है उसको कंटक शनि कहते हैं, और अष्टम की जो ढैया होती है उसको अर्धकंटक शनि कहते हैं। कंटक मतलब कि कांटा, शूल के जैसे जो चुभ सकती है, उसको कहते हैं कंटक शनि या अर्धकंटक शनि। तो ये अर्धकंटक शनि या ढैया आपकी बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, करीबन अब 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इसको चंद्र राशि से देखते हैं क्योंकि इसका प्रभाव सबसे पहले मन पर रहता है, विचारों पर रहता है। तो देखते हैं क्या क्या अनुभव आपने, जिनकी नेगेटिव गई होगी पहले उनका देखते हैं कि जिनका नेगेटिव समय चल रहा होगा या कुंडली थोड़ी सी वीक है उस टाइम पे, उनके लिए किस प्रकार की गई होगी ढैया। सबसे पहला अष्टम भाव और शनि, अनिश्चितता। जीवन में इतनी स्टेबिलिटी की कमी हो गई होगी ना, इतनी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई होगी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब कि आपने कितना भी प्रयास कर लिया होगा, जो स्टेबिलिटी एक लैग कर रही थी वो नहीं कम हुई होगी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सब ठीक रहता होगा, स्टेबिलिटी दिखती होगी, फिर अचानक से वही ढाक के 3 पात। तो सबसे पहला जो अनुभव आपने नेगेटिव झेला होगा कि 2.5 साल पूर्ण अनिश्चितता से भरे गए होंगे। जीवन में क्या होगा, क्या अनुभव होना चाहिए, क्या पॉजिटिविटी आनी चाहिए या क्या स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही होगी। और जितना भी, मैंने कहा, जितना भी आपने प्रयास कर लिया होगा, पूरा भरसक प्रयास किया होगा आपने, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा कुछ
रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा। दूसरा पॉइंट, इनसिक्योरिटीज। अष्टम के शनि चंद्रमा से या चंद्र राशि से बहुत इनसिक्योरिटीज बढ़ाते हैं, और ये केवल एक नहीं, जीवन के हर एरिया में आपने अनुभव किया होगा कि इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ रही है। वो प्यार को लेकर हो, करियर को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और अंततः वो फिर व्यक्ति को बहुत स्वरूप से तंग करती है। तो इनसिक्योरिटीज बहुत तंग कर रही होंगी। तीसरा केंद्र बिंदु, मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव। अष्टम के शनि चंद्रमा से, चंद्र राशि से बहुत मानसिक तनाव देते हैं। व्यक्ति उन बातों पे भी टेंशन लेना शुरू कर देता है जिसका उसके जीवन से कोई बहुत लेना देना नहीं है। कोई न्यूज़ में देख लिया कि किसी के साथ कुछ हुआ, अरे मेरे साथ भी ये हो जाएगा। कोसों दूर बैठे किसी के साथ कुछ हो रहा है तो व्यक्ति को लगता है मेरे साथ कुछ हो जाएगा। किसी को देखा कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, या फिर उन चीज़ों पर टेंशन लेना जिसका वास्तविकता में दूर दूर तक आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी चीज़ें भी व्यक्ति को तनाव देती हैं। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं तो वो तो उसको तनाव देंगी ही। तो तीसरा केंद्र बिंदु जो नेगेटिव रहा होगा वो है मानसिक तनाव। बहुत ज़्यादा आपने अनुभव किया होगा, और आज के टाइम में जहाँ पे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स जीवन हो चुका है हम सबका। तो उस टाइम में अगर इस प्रकार का प्रभाव आता है ना, तो वो फिर व्यक्ति को बहुत बहुत तंग करता है। तो ये मानसिक तनाव आपको बहुत तंग किया होगा। चलते हैं चौथे केंद्र बिंदु की तरफ, इमोशनल स्टेबिलिटी। अभी हमने एक पहला पॉइंट बात किया कि अनिश्चितता हर चीज़ में, पर सबसे ज़्यादा जो अनिश्चितता आपने फेस करी होगी वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी। कारण क्या है, ये जो चौथा भाव है ये इमोशंस का होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी भाव से त्रिकोण भाव डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं उस भाव पर। इसलिए इमोशन के भाव से जो त्रिकोण भाव बनता है ये हिडन इमोशंस है। चौथा भाव क्या है, जो हम इमोशंस जाहिर कर देते हैं। हमने गाड़ी ली, हमें खुशी हो गई, प्रसन्नता मुंह पे आ गई। हमने नया घर बनाया, प्रसन्नता मुंह में आ गई, मुख पर आ गई। चौथा भाव माता का है, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता यूजली माता को देख के होती है। तो वो ऐसी खुशियाँ जो हम जाहिर कर देते हैं। अष्टम भाव इमोशंस है, बट हिडन इमोशन जो हम जाहिर नहीं करते, डीप इमोशंस जो हम बहुत कम जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे जब शनि है तो इमोशनल वल्नरेबिलिटी, इमोशनल लेवल पर आप बहुत परेशान रहते होंगे। अपने इमोशंस पर काबू पाना बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए हो गया होगा, जिसका ज़्यादा बुरा प्रभाव चल रहा होगा। तो चौथा पॉइंट यही है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। पांचवा पॉइंट, अष्टम के शनि, स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, शनि बहुत पीड़ित है, मंगल बहुत पीड़ित है, लोगों से गलत निर्णय करवाता है। और यकीन मानिए, आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट भी अवश्य कीजिएगा जिन्होंने ये किया हो, बहुत बड़े गलत निर्णय लिए होंगे। जीवन के हर एस्पेक्ट में आप इसको कह सकते हैं, करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में, जिनको लेकर आप आज तक पछता रहे होंगे। तो अष्टम के शनि अगर नकारात्मक रूप से या स्वरूप से आपको प्रभावित कर रहे हैं, व्यक्ति को गलत इन्फ्लुएंस में डालते हैं, व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। उस व्यक्ति का भले ही सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम बोले कि नहीं गड़बड़ होने वाली है, लेकिन प्रभाव इस प्रकार का होता है कि वो गलत निर्णय लेता है और फिर पछताता है। तो आप में से कई लोगों ने बहुत गलत निर्णय लिए होंगे। छठा प्रभाव, अष्टम के शनि अगर नकारात्मक रूप दे रहे हैं चंद्र राशि से, अपमान सहना पड़ता है, और अधिकतम उन गलतियों के लिए जो आपने करी नहीं थी। मतलब कि कहीं नाम आ गया आपका, आपने कुछ किया, उसका लोग गलत मतलब निकालने लग गए, कुछ बोला आपने जो आपने किसी अलग प्रकार से बोला था, लेकिन उसका मतलब अलग निकलने लग गया। तो ये भी आप में से कई लोगों ने सहा होगा कि झूठे आरोप के कारण कहीं ना कहीं आपका नाम खराब हुआ होगा, आपके ऊपर आपको अपमान सहना पड़ा होगा, अधिकतम उन कार्यों के लिए जिसमें आपका कोई बहुत नेगेटिव इंटेंशन या गलत इंटेंशन नहीं रही होगी। सातवां पॉइंट, भय। अष्टम के शनि भय उत्पन्न करते हैं, बहुत डर, और स्पेशली क्या होता है ना, मृत्यु का भय। मैंने देखा है कि अगर यंग लोग भी ना, अगर उनकी ढैया थोड़ी सी नेगेटिव है, उनको ना मृत्यु का भय हो जाता है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और भी प्रकार के भय होते हैं, लेकिन यहाँ पे मृत्यु का भय सबसे ज़्यादा तंग करता है, और वो भी आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा। कई लोगों को बीमारी का डर लग जाता है जब ढैया चल रही होती है ना, कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। होगी ना ही होगी, वो लग्न कुंडली पर, जन्म कुंडली पर, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। पर क्योंकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, चंद्र राशि से अष्टम में, तो मानसिक रूप से प्रभाव आता है।
तो भय बहुत होता है, बहुत ज़्यादा डर कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ बड़ी बीमारी ना हो जाए। मेरे पास एक कुंडली थी एक महिला की, उनके चंद्र राशि से अष्टम में शनि थे, लग्न तो कुछ और था, चंद्र राशि से अष्टम में शनि थे। वो अ, इतनी भयभीत रहती थी ना। एक तो किसी ने गलत उनको प्रेडिक्शन भी दे दी थी कि आजकल मैंने देखा है महाराष्ट्र साइड में कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग मृत्यु प्रेडिक्ट कर देते हैं, जो कि ज्योतिष का सबसे पहला नियम है। जो अगर कोई सच में एक मॉरली करेक्ट व्यक्ति से ज्योतिष सीखे, कि सबसे पहले यही बताया जाता है कि मृत्यु प्रेडिक्ट ना करे। आजकल कुछ मैं ज्योतिषों को देख रहा हूँ जो फेम के लिए लोगों की मृत्यु प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और बहुत मतलब कि उनकी एज देख के भी लगता है कि अच्छे खासी एज है, फिर भी ऐसे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कभी भी मृत्यु, कोई भी अगर ज्योतिष है, कभी भी मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि ज्योतिषों के मुख में कभी कभी सरस्वती बैठती है, तो जितना हो सके इस प्रकार की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। तो मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो वो महिला इतनी भयभीत रहती थी कि हर 3 महीने में अपने पूरा बॉडी का चेकअप कराती थी कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। तो ये होता है भय, ये होता है। और ठीक है, आज तक उनको किसी ने बता रखा था, तो मैंने उनको ये चैलेंज दिया। मैंने कहा जो डेट बताई थी 2023 की बात है, मैंने कहा अगर आपको कुछ होता है, किसी ने डेट निकाल के दे दी थी कि आपके इस दिन मृत्यु हो जाएगी। मैंने कहा अगर आपको कुछ होता है तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। तो उनका 1 दिन बाद कॉल आया कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, अभी भी ठीक है, दोबारा कंसल्टेशन की हुई थी। तो भय उत्पन्न होता है। ये जो चंद्र राशि से अष्टम के शनि होते हैं ना, ये जीवन में भय उत्पन्न करते हैं। 8वां पॉइंट, धन की हानि होती है। एक मैंने अभी कहा था गलत निर्णयों से धन की हानि हुई होगी। वैसे भी आप लोगों में से कई लोगों ने धन की हानि का अनुभव किया होगा। कई लोगों के बड़े-बड़े लॉसेस हुए होंगे। कई लोगों के, अब यहाँ से पंचम को भी देख रहे थे, तो कुछ लोगों ने स्पेकुलेटिव मार्केट में पैसा गंवाया होगा, शेयर मार्केट में पैसा गंवाया होगा। अब कहने को तो आजकल देखते हैं कि हर बंदा स्टॉक मार्केट से कहाँ कमाते हैं, मुझे पता है कहाँ कमाते हैं लोग। आप देखेंगे ना, 100 में से कोई एक व्यक्ति होगा जो सच में उनसे पैसा कमाता है। अधिकतम तो वो लालच में, वो लोभ में ही कि हाँ रातों रात पैसा कमा देते हैं। मेरे पास आती है कुंडलियाँ, एक व्यक्ति अपनी पूरा पीएफ 60 प्लस पूरा पीएफ किसी ने बोला कि इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, 60 लाख रुपए उनके जो पूरा जीवन भर की कमाई थी वो गंवा दी। तो यहाँ पे हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव किया हो कि इस प्रकार की चीज़ें, स्पेकुलेटिव मार्केट्स या गलत जगह पर पैसा लगाकर धन की हानि हुई हो। 9वां पॉइंट, घर में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा। कई लोग, क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, तो एक तनाव आ जाता है। कुछ भी ऐसी बात होती है ना, बड़े बड़े घर मैंने टूटते हुए देखे हैं, जहाँ पर इतने सालों तक भाई बहनों का इतना अच्छा संगम रहा, पर वो जब प्रॉपर्टी की बात आई ना, तो वो जो रिश्ते हैं वो किस किस मर्यादा को लांघते हैं, कहाँ किस परिधि को लांघते हैं, वो मैंने देखा है कि वो कई लोगों के साथ कि वो प्रॉपर्टी के कारण बड़े बड़े संबंध टूट जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने भी अनुभव किया होगा। और 10वां पॉइंट, निरंतर कष्ट। मतलब कि एक ऐसा समय आपका गया होगा ना कि एक प्रॉब्लम यहाँ खत्म हुई तो दूसरी ना दरवाजे पे खड़ी है। अभी आपने सोचा चलो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये खत्म हुई, बैठ के चाय पीने लगे, अगले दिन सुबह उठे तो एक नई प्रॉब्लम आ गई। ये भी होता है, तभी इसको अर्धकंटक शनि कहते हैं। कंटक मतलब कांटा। तो ये वो समय होता है ना जब एक दिक्कत खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, कि भाई ठीक है ये आपने झेल लिया, तो मैं दोबारा एक मुसीबत के तौर पे आपके लिए आ रही हूँ। तो ये भी आपने निरंतर कष्ट आपने अपने जीवन में सहे होंगे। चलते हैं 11वें केंद्र बिंदु की तरफ, वो है दुख का अनुभव। आप में से कई लोगों ने मानसिक दुख का अनुभव किया होगा। मतलब कि एक होता है ना, एक होता है डिप्रेशन, एक होता है कि दुख की अनुभूति, मतलब कि बहुत सैडनेस। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कई ऐसे अनुभव मिले होंगे, कई ऐसे लोगों से आपको धोखा मिला होगा, जिसके बाद गुस्सा नहीं आता, दुख होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बहुत परम मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, आपको उसके बारे में पता चला कि वो आपके पीठ पीछे कुछ बुरा कह रहा है आपका। मतलब कि ये वो समय है जब हमें, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो आपको कई जगहों से दुख का अनुभव होगा, सैडनेस, कि ना जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी वो कार्य नहीं हुआ, जिस पर भरोसा था उसने भरोसा तोड़ा, मेहनत करी फल नहीं मिला। तो कई बार दुख का अनुभव भी आपने झेला होगा और ये निरंतर रहा होगा। 12वां पॉइंट, गुप्त शत्रु। अष्टम भाव गुप्त शत्रु। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो फिजिकल एंटिटीज होती हैं, यानी कि कोई फिजिकली मतलब कोई व्यक्ति विशेष आपको पसंद नहीं करता, पर मुख पर बहुत अच्छा रहता है। ऐसे गुप्त शत्रु बहुत आपके बने होंगे। दूसरा, अष्टम भाव चंद्र राशि से दूसरे प्रकार के गुप्त शत्रु भी बताता है, यानी कि जो आपके
लालच होते हैं, मोह, वासनाएं, एडिक्शंस, आपकी फैंटेसीज, परवर्जन भी कभी कभी इससे देखा जाता है। तो ये भी एक प्रकार की गुप्त शत्रु है कि आपके एडिक्शंस इतने सारे हैं, आपकी वासनाएं इतनी सारी हैं, आपकी फैंटेसीज इतनी सारी हैं कि आपको नॉर्मल जीवन एंजॉय ही नहीं करने देती। तो इस प्रकार के शत्रु भी आपके बड़े होंगे और वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये भी आपने अनुभव किया होगा। 13वां पॉइंट, तंत्र का उपयोग आप में से कई लोगों के विरुद्ध हुआ होगा। तंत्र एक बहुत विशाल चीज़ है और तंत्र दो धारी तलवार है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि तंत्र का बुरा उपयोग मत कीजिए किसी के लिए। तंत्र में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, शांति कर्म है, अपने लिए सिद्धियाँ प्राप्ति, अपने लिए अच्छे करने के कर्म है। किसी के उपयोग, किसी के लिए बुरा उपयोग कभी तंत्र का मत किया कीजिए, क्योंकि वो लौट कर आता ही है। कुछ पात्र बताए गए हैं कि किसी ने आपका ये बुरा कर दिया तो आप कर सकते हैं, पर कुछ लोग किसी के लिए बुरा करते हैं तो उनको तंत्र का अनुभव अपने आप ऊपर भी होता है। लेकिन ये वो समय रहा होगा कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका, कोई तंत्र करके रखा होगा तो आपके ऊपर नहीं, पूरे परिवार के ऊपर आपको उसका एक प्रभाव दिखा होगा। 14वां पॉइंट, पैसा फंसा होगा। आप में से कई लोगों का कहीं ना कहीं पैसा फंस गया होगा। कहीं आपने बिल्डर के कहीं पे पैसा लगाया, वहाँ पैसा फंस गया। आपने कहीं पे किसी स्कीम में कोई पैसा लगाया तो वहाँ पे पैसा फंस गया होगा। ये रहा आपका 14 पॉइंट। 15वां पॉइंट, राजदंड। सरकार से कोई ना कोई बाधा आई होगी, कोई टैक्स का इशू या कोई नोटिस या कोई केस ही चल गया आपके विरुद्ध, तो राजदंड। अष्टम में शनि को, दूसरे घर में शनि को, 12वें घर में भी कभी कभी शनि को राजदंड का अधिकारी कहा जाता है। राजदंड मतलब आज के टाइम में राज्य मतलब कि जो सरकार होती है तो उनके द्वारा दंड दिया जाता है। तो कुछ भी सरकारी प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी और ये भी आप लोगों में से कई ने अनुभव किया होगा। 16वां पॉइंट, शनि की एक दृष्टि कहाँ थी? 10वें घर पे। तो करियर में भी एकदम अनिश्चितता आ गई होगी, फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। कई लोगों ने जॉब छोड़ दी होगी, कई लोगों ने तो जॉब चेंज तो करी होगी, बहुत लोगों ने जॉब चेंज करी होगी, लेकिन कई लोगों ने जॉब छोड़ ही दी होगी, मुझसे नहीं हो रहा, मिलेगी जब नई जॉब मिलेगी तब तक मैं छोड़ देता हूँ। तो ये भी अनुभव किया होगा। कई लोगों ने स्ट्रीम अपनी बदल ली होगी, कई लोगों ने जॉब करते थे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा, वो चला नहीं चला वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर एक अनसर्टेनिटी अवश्य करियर में आई होगी, आपने झेली होगी। 17वां पॉइंट, ये कर्म भाव भी है। तो हर चीज में आप जो भी कर रहे होंगे ना उसमें बहुत ज्यादा एक अनिश्चितता आ जाती होगी, आपके कर्मों में अनिश्चितता आ जाती होगी। आप करने कुछ और गए, सोचा कुछ और, प्लानिंग कुछ और करी, हो कुछ और गया। तो ये भी शनिदेव का प्रभाव इस प्रकार का आपने देखा होगा। 18वां पॉइंट, क्योंकि कर्म भाव पर प्रभाव है शनि का, तो और ये उनकी नीच की राशि है, नहीं भूलना चाहिए। आप लोगों में से बहुत लोगों के काम डिले हो रहे होंगे, बस डिले होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ये भी आपने अनुभव किया होगा कि अकारण ही, मतलब कि कोई कारण नहीं, फिर भी आपके कार्य डिले होते रहेंगे। 19वां पॉइंट, ये तो आप लोगों से ऑलमोस्ट सबने अनुभव किया होगा कि आप सोच बहुत रहे होंगे, प्लानिंग दुनिया भर की, वो कहते हैं ना हवाई महल बनाना सपनों में, वो आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया होगा, पर उसमें से कई चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाए होंगे। तो 19वां पॉइंट यही है कि आपने सोचा बहुत होगा पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कोसों का या दूर दूर तक कोई समानता नहीं दिख रही। अब चलते हैं 20वें केंद्र बिंदु की तरफ। शनि महाराज की एक दृष्टि आपके दूसरे भाव पर थी, यानी कि वाणी के भाव पर। तो वाणी के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपके वाणी में कटुता आती होगी। यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति जानबूझकर नहीं बोलता कि किसी को चुभे, लेकिन ऐसे ही शब्द निकलते हैं या उस स्वरूप में शब्द निकलते हैं कि वो लोगों को चुभते हैं। और एक और शनिदेव का प्रभाव होता है कि अधूरी वाणी रहती है, यानी कि पूर्णता नहीं आती है शब्दों में या वाक्यों में। आपने कुछ बोल दिया, वो ओपन एंडेड रह गया, मतलब कि उसमें उसके कई मतलब निकल जाते हैं, तो जो सुन रहा है व्यक्ति उसके कई मतलब अपने आप निकाल लेता है। तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। कुटुंब भाव है तो घर वालों से दूरियां आ जाती हैं, घर वालों से वैचारिक मतभेद बहुत हो जाते हैं। और पुनः दूसरा भाव है तो कई लोगों ने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट भी करी होगी और पछताए होंगे। इसके बाद 22वां पॉइंट ये है कि 21वां पॉइंट ये है कि शनिदेव का एक प्रभाव पंचम भाव पर। ये क्या करता है, ये लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम लाता है। कई लोगों के रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आई होंगी, ब्रेकअप्स भी कई लोगों के होंगे। पंचम भाव सोचने का तरीका है, आपका थॉट प्रोसेस। तो कई लोगों का
कि सोच बहुत धीरे हो गई, मतलब कि आप चीज़ों को ना एनालाइज नहीं कर पा रहे होंगे। वहीं इससे पहले शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आपने देखा होगा आपकी एनालिटिक कैपेसिटी, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, उसको ग्रैस्प करना, उसको समझना, इसके लिए पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे अधिकतम लोग जो एनालिसिस अच्छा करते हैं वो किसी भी फील्ड में हो, उनके पंचमेश का लग्न से या चंद्र से कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, क्योंकि पंचम भाव एनालिसिस का होता है। अधिकतम जो डेटा से जुड़ा कुछ काम करते हैं, एनालिटिकल काम करते हैं, जहाँ पे रिसर्च बहुत होती है, एनालिसिस बहुत होता है, तो वहाँ पे पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होंगे, आपकी समझने की क्षमता थोड़ी स्लो हो गई होगी। बच्चों से दूरियां आ गई होंगी, अगर आप माता पिता हैं तो आपके अपने बच्चों से दूरियां आ गई होंगी। फोकस बहुत चीज़ों पर कम कर पाते होंगे, नेगेटिव सोच बढ़ गई होगी, और संकल्पहीनता, मतलब कि एक होता है ना कि कोई संकल्प लेता है व्यक्ति, भले ही लेट हो जाए लेकिन कर लेता है। यहाँ पे कभी कभी व्यक्ति संकल्प ही नहीं लेता, कि संकल्पहीनता हो जाती है उसके अंदर। तो ये प्रभाव भी आपने देखा होगा। ये हमने नेगेटिव पॉइंट की बात करी। अब अगर आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग रही होगी और ढैया का पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा होगा, जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। साधना अगर आप कोई कई लोगों में से, आप लोगों में से कोई साधना स्टार्ट करी होगी और उसका अच्छा अनुभव देखा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की सिद्धियों की तरफ मत जाएं। हमारी बॉडी आज की डेट में कलयुग में सिद्धियों के लिए नहीं बनी है। बहुत कम लोग सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। आज की डेट में मैं देखता हूँ ऑनलाइन कोई बोलता है कि उसको 10 महाविद्या की सिद्धियां हो गई हैं। मूर्खतापूर्ण चीजें। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि वो या तो 3 या 5 सिद्धियां कर पाए थे, रावण 3 सिद्धियां कर पाया था महाविद्याओं की। आज की डेट में आप 10 महाविद्या की सिद्धियां कर सकते हैं। मूर्खतापूर्ण बात, केवल मार्केटिंग। और देखा है हमने आजकल रिसेंटली क्या हुआ कि जो अपने आप को बहुत सनातनी बोलते थे अपने कई चीज़ों पर, और उनके असली चेहरे सामने आते हैं, या बहुत साधनाओं की बात करते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि साधना कीजिए, सिद्धियों के पीछे मत भागिए। आज के टाइम में हमारी बॉडीज कैपेबल नहीं है सिद्धियों को संभालने के लिए। साधना कीजिए, उसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। सिद्धियों के पीछे मत भागिए। तो अभी जिन्होंने साधना करके रखी थी, अब शनि नवम में जा रहे हैं, तो उनको साधनाओं का भी अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। आध्यात्मिक आप लोग बहुत हो गए होंगे। कई लोगों ने जॉब के बारे में या करियर को लेकर बहुत मेजर निर्णय लिए होंगे, जो बहुत अच्छे भी साबित होंगे। ब्रेक थ्रू मिला होगा कई लोगों को, कई लोगों ने स्ट्रीम चेंज करी होगी, और एक प्रकार से कुछ जिनका बहुत अच्छा समय, दशा बहुत अच्छी चल होगी, उनके जीवन को एक नया स्वरूप भी मिल गया होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी जिनका समय अच्छा चल रहा होगा उन्होंने अनुभव किए होंगे। अब देखते हैं कि आपकी जब ढैया समाप्त हो रही है तो आपको क्या विशेष लाभ मिलेंगे। ऐसे 17 केंद्र बिंदु मैंने आपके लिए बनाए हैं, ऐसे 17 पॉइंट्स जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला, अब जो ये शनिदेव आपके नवम में आ जाएंगे, आपके आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी, तो अब बहुत लंबे टाइम बाद इनमें से कुछ भी आने वाला है। ढैया 7.5 अब बहुत लंबे टाइम तक आपको तंग नहीं करेगी। यहाँ पे शनि 2.5 साल रहेंगे ऑलमोस्ट, फिर 2.5 साल यहाँ पे, फिर 2.5 साल यहाँ पे, यानी कि 7.5 साल 8 साल तक कोई भी ऐसा अनुभव नहीं आएगा। फिर उसके बाद जाके आपकी 7.5 लगेगी। तो सबसे पहला तो विशेष यही है कि ये अब दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं आने वाली लंबे समय तक। दूसरा पॉइंट, मेंटल क्लैरिटी। मैंने कहा ना कि मेंटल अनस्टेबिलिटी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। अब धीरे धीरे करके मेंटली बहुत क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी, और ऑब्वियसली जो व्यक्ति मेंटली क्लियर होता है वो आगे ही बढ़ पाता है। तीसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस। यहाँ पे शनिदेव का आना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इसका एक प्रभाव ये भी है, वो तीसरे घर को भी देखेंगे, पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, स्पेशली क्योंकि वो अष्टम से निकलते हुए आ रहे हैं, जो एक अनिश्चितता का पड़ाव था। अब जो वो आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस ही आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। चौथा पॉइंट, बहुत बड़े निर्णय ले पाएंगे। आप में से कई लोग पिछले, स्पेशली जो अंतिम चरण होता है, अंतिम पॉइंट होता है एक ढैया का, जैसे 1-1.5 साल, आप कुछ बड़े निर्णय लेने से ना डर रहे होंगे, टाल रहे होंगे कि अभी नहीं करते हैं, अगले महीने देखते हैं, अगले महीने देखते हैं। तो वो सारे निर्णय जो आप बहुत लंबे अरसे से टाल रहे थे, ये वो समय है कि वो बड़े निर्णय लेने का। मैंने कहा ना, प्लानिंग कर रहे थे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो अब वो टाइम है कि जो प्लानिंग हो रही थी वो इंप्लीमेंट भी हो जाए। पांचवा पॉइंट, नवम भाव जो क्या है ना, वो धर्म का है, भाग्य का है, ठीक है, लेकिन ये धर्म का मतलब ड्यूटीज भी होता है, धर्म धारणीय होता है। तो एक प्रकार से आपको अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर ज़्यादा सीरियसनेस आ जाएगी। आप देखेंगे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर
बहुत ड्यूटीफुल रहेंगे, बहुत सीरियस होना शुरू हो जाएंगे। कर्मठता बहुत बढ़ेगी आपके अंदर, हर चीज़ को लेकर, हर एंगल को लेकर, हर एस्पेक्ट को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नहीं। कभी कभी होता है कर्क के साथ, हमेशा नहीं, कभी कभी होता है कि वो थोड़ा सा ना कुछ मुश्किल सिचुएशन को से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, टालना शुरू कर देते हैं। ये वो समय है जब आपका वो जो एक प्रयास होता था कि हर चीज़ से भागना, एस्केपिज्म, वो कम होगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना शुरू कर देंगे। छठा पॉइंट, सप्तम भाव जो है वो बैलेंस दिखाता है। अब क्योंकि सप्तमेश अष्टम में थे तो जीवन का बैलेंस खत्म हो गया होगा, कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं। स्पेशली जो लोग जॉब नहीं करते, अपना काम भी होता है, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं तो एक दिनचर्या फॉलो करनी पड़ती है, पर जो लोग नहीं वो करते उनके लिए बहुत दिनचर्या उनकी खराब हो गई होगी, बैलेंस जीवन का खराब हो गया होगा, वर्क लाइफ बैलेंस। अब वो जो बैलेंस है ना वो धीरे धीरे करके आपका वापस आना शुरू होगा। चलते हैं सातवें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है धार्मिक आस्था का बढ़ना। नवम भाव जो है वो धर्म का होता है, और यहाँ पर जब शनि जैसा कोई ग्रह आता है जो अध्यात्म का कारक है, वो व्यक्ति की धार्मिक उन्नति करवाता है। आप में से कई लोग धर्म के प्रति बहुत जागरूक हो जाएंगे। आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी या तो स्टार्ट कर दिया होगा कोई धर्मशास्त्र पढ़ना, और अदरवाइज जैसे ही शनि का बदलाव होगा आप लोग करेंगे। आप लोगों में से कई लोगों की जो धार्मिक आस्था है वो बढ़ेगी। आठवां पॉइंट, गुरु प्राप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग गुरु ढूंढते हैं, जीवन में नहीं मिलते। आज के टाइम में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली क्या है ना कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। गुरु दीक्षा भी 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आज के टाइम में सात्विक गुरु मिलना और सात्विक शिष्य मिलना दोनों ही बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद क्या है, राजसिक दीक्षा या एक प्रकार से ये परंपरा होती है, तो उसमें कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती। तो आज के टाइम में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, सत्य है ये। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जहाँ पे आपको एक एरिया आपके जीवन का, ये सोचना कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हर चीज़ में आपको हेल्प कर देगा, नहीं हो पाता। आप किस एरिया में किसी कोई व्यक्ति को चाह रहे हैं गुरु, अध्यात्म है, साधना है, कुछ और चीज़ है, तो उस प्रकार का कोई गुरु ढूंढिए, क्योंकि एक गुरु जो संपूर्ण हो, संपन्न हो, आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाँ, एक गुरु की प्राप्ति जो आपको थी, आपकी इच्छा थी, जिसके लिए आपके अंदर चेष्टा थी, वो गुरु आपको इस 2.5 साल की अवधि, या हाँ, जब तक शनि 2.5 साल के लिए यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। नवा पॉइंट, हायर पर्सपेक्टिव। आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। नवम भाव बड़ी सोच का होता है। नॉर्मल से आगे जो व्यक्ति सोचता है उसका नवम भाव बहुत एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे आपकी जो सोच है ना वो बहुत विशाल हो जाएगी, और विशाल सोच के साथ ही व्यक्ति भी विशाल बनता है। 10वां पॉइंट, देवता उपासना या देवी उपासना। ये स्पेशली देवी देवताओं की उपासना का भाव होता है। कुल देवी के लिए नवम भाव, पंचम भाव देखा जाता है। इसी से बहुत से जो हम पितृदोष कहते हैं वो तो एक प्रकार है। इस पे इन पंचम और नवम से बहुत प्रकार के दोष लगते हैं। बृहस्पति पंचम नवम में है, इसको ब्राह्मण दोष कहा जाता है। और भी ग्रहों का अलग अलग एक दोष बनता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि देवी देवताओं की उपासना कीजिए। जिनको भी आप इष्ट मानते हैं या जो भी आपके इष्ट बनते हैं, उनकी आराधना करेंगे, उससे मन की भी शांति रहेगी और लाभ भी उससे प्राप्त होगा। तो देवी देवताओं की उपासना के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 11वां पॉइंट, ये देखिए कि शनि किस राशि में है। शनि है मीन राशि में, जो किसकी राशि है, बृहस्पति की राशि, और पंचम से पंचम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति बृहत है, बृहस्पति आपकी बड़ी सोच है। पंचम भाव थॉट प्रोसेस है, क्रिएटिविटी, और पंचम से पंचम में बैठे हैं, और अष्टम के स्वामी है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो बहुत बड़े लेवल पर जाएगी। यही वो समय है जब आप अपनी क्रिएटिविटी के दम पर अपने जीवन का स्वरूप बदल सकते हैं। 12वां पॉइंट, मैंने इमोशन के कंट्रोल की बात करी थी कि वो बहुत कम हो गया होगा। अब जब शनि नवम भाव में आएंगे, अष्टम को छोड़ देंगे, तो आपका इमोशनल कंट्रोल है ना वापस आएगा। मीन राशि भी इमोशन की राशि होती है, पर मीन राशि वाले लोग अपने इमोशन को जाहिर नहीं करते, बहुत रेयर। तो वो एक कंट्रोल उनके अंदर होता है कि उनका जो असल वास्तविक जो स्वरूप होता है बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि वो अपने मन की, जैसे 4, 8, 12, इनको हम इमोशंस की राशियां कहते हैं। 4 वाला जो होता है कर्क वाला, वो तो एकदम उसके मुंह पे दिख जाएगा। अष्टम भाव वाला, या सॉरी जो वृश्चिक वाला है इमोशन, वो व्यक्ति फिर भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है। वो अपनों से
जाहिर करता है, जो उसके आसपास के लोग हैं। मीन वाला तो उसको आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि उसको क्या क्या उसका अनुभव होता है या उसके मन में क्या चल रहा होता है। तो ऐसे ही जब शनि मीन में आए हैं और पंचम से पंचम में है, तो यहाँ पे आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होगा और एक प्रकार से उसके कारण भी अपने जीवन में, देखिए शनि एक परिपक्व ग्रह है, उसको मैच्योर ग्रह कहा जाता है, तो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। चलते हैं 13वें केंद्र बिंदु की तरफ। वह है कि सुख की अनुभूति। मैंने जब नेगेटिव बताया था, मैंने कहा दुख का अनुभव हुआ होगा, अब सुख का अनुभव होगा। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आपको आएंगी। जो एक सुख की अनुभूति आप भूल गए थे ना कि सुख क्या होता है, अच्छा टाइम क्या होता है, वो अनुभूति वापस है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्यक्ति के साथ अगर नेगेटिव टाइम चल रहा है तो उसका कुछ अच्छा भी होता है ना, वो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाता, लेकिन अब उसमें बदलाव आएगा, सुख की अनुभूति, सुख का अनुभव कर पाएंगे। 14वां पॉइंट, ये अपने ऊपर काम करने का मौका। ये समय है जब आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। अष्टम में अगर शनि होते, मैंने नेगेटिव जो बताया था शुरू में, कहा था कि आप बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो, किसी ने बोल दिया ये कर लो तो वो कर लिया, या किसी को देखा तो इन्फ्लुएंस हो गए। यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ, मुझे वो नहीं करना जो दूसरे मुझसे कह रहे हैं, या मुझे किसी को देखा दाखी में कुछ नहीं करना। अपने ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट का आपको मौका मिलेगा। 15वां पॉइंट, शनि की एक दृष्टि रहेगी 11वें भाव पर। ये प्रैक्टिकल अप्रोच कराती है। ये हम चंद्र राशि से क्योंकि बात करें, तो प्रैक्टिकल अप्रोच, आपके जो स्किल्स हैं, आपके पास रिसोर्सेस हैं, उनका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। कुछ भी आपको आता है, कुछ भी आपके पास है, उसी से कुछ प्रैक्टिकल कर पाएंगे। अपनी सेल्फ वर्थ पता चलेगी। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति को अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता चलती। जैसे रामायण, हनुमान जी की कहानी है कि वो, उनके पास इतनी सिद्धियां थी, शक्तियां थी, पर किसी कारण से वो भूल गए थे। लेकिन जब वो समय आया तो उन्हीं को याद दिला गया कि आपके अंदर कितनी वर्थ है, क्या आपकी शक्तियां तो अपरंपार हैं। तो ऐसे ही कभी कभी होता है, जब अष्टम में शनि आते हैं, व्यक्ति अपनी ही खूबियां भूल जाता है, व्यक्ति अपना ही सेल्फ वर्थ भूल जाता है। तो ये वो समय है जब व्यक्ति को अपना सेल्फ वर्थ वापस याद आएगा। शनि जो है वो यहाँ से बैठकर 11वें घर को देख रहे हैं, जो उपचय भाव बनता है। उपचय भाव जीवन को आगे लेकर जाता है, तो आपकी सोच उस प्रकार की हो जाएगी कि जीवन को आगे लेके जाना है। एक प्रकार से पैसा कमाने की सोच हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना धन के तो कुछ भी नहीं होता आज के टाइम में, तो धन कमाने के मौके मिलेंगे। और एक प्रकार से भाग्य स्थान में है शनि, तो कर्मठता के साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा लाभ अर्जित करने के लिए। चलते हैं 16वें केंद्र बिंदु की तरफ। शनिदेव की एक दृष्टि कहाँ पे है? तीसरे भाव पर। ये क्या बता रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ना, जो मैंने शुरू में एक बार बताया भी था। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत लंबे टाइम से जो आपने प्लान करके रखे थे उसको इनिशिएट नहीं कर पाए थे, तीसरा भाव इनिशिएट करवाता है, तो अपने प्लानिंग को इनिशिएट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत कुछ नया भी सीख पाएंगे, कुछ नया सीखने का भी आपको मौका मिलेगा। आप हार्ड वर्क से भी, कुछ लोग जिनका ढैया चल रही थी वो कभी कभी ना हार्ड वर्क से भी भागते हैं। सब सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, पर कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल या जटिल दिखता है ना, तो उससे भागते हैं, जबकि पता है कि वो कार्य पूरा कर लिया तो लाभ मिलेगा, लेकिन ईजी वे आउट चुनते हैं। वो चीज़ें कम होंगी और बहुत एक्टिव रहना शुरू हो जाएंगे। ये अनुभव आपको अवश्य दिखेगा कि बहुत जल्दी दिख जाएगा। जैसे ही शनि का गोचर होगा 29 मार्च को, ये आपको दिख जाएगा कि आप जो एक्टिव पहले रहा करते थे ढैया से पहले, वैसा ही एक्टिविज्म आपके अंदर वापस आ जाएगा। जीवन को आगे लेके जाने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो रुका रुका सा जीवन था वो आगे बढ़ता है। और यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी भी लाता है। वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि मेरे को यही करना है, नहीं, वो फिर व्यक्ति अपनी सोच को बड़ी कर थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर भी बहुत लाभ कमाता है। 17वां पॉइंट, शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहाँ पे रहेगी? आपके छठे भाव पर। अब देखिए, 11वें घर को देख रहे हैं, तीसरे घर को देख रहे हैं, छठे घर को देख रहे हैं, तो 3 उपचय भाव का कनेक्शन, ये अवश्य आपको बहुत एक्टिव करेगा। ये अवश्य आपकी डिटर्मिनेशन को बढ़ाएगा और अवश्य ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाएगा, रेदर देन कि प्रॉब्लम से भागने वाला व्यक्ति। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। लेजीनेस दूर हो जाएगी। आप में से कई लोग थोड़ा सा लेजीनेस का भी शिकार हुए होंगे ढैया में, अब वो लेजीनेस दूर होगी। और एक प्रकार से मैं कहूँगा, ये अपने आप को दोबारा ढूंढने का समय है। कह सकते हैं कि एक नया अवतार लेने का समय है, एक नए जीवन को स्टार्ट करने का समय है।
और अवश्य अगर आपने अपनी सोच को सकारात्मक रखा और कर्मों को अलाइन किया तो अवश्य आप इस ढैया के समापन के साथ बहुत अच्छा अनुभव कर पाएंगे। तो ये 17 केंद्र बिंदु थे जो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला, हनुमान जी को चोला अर्पण कीजिएगा, चोला चढ़ाइएगा। ये कैसे करते हैं, ये देखिए, कोई भी आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो उन वहाँ पे जाकर जो वहाँ पे पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनको बोल दीजिएगा, वो व्यवस्था कर देंगे, या फिर सामान आपको बोल देंगे लाने के लिए, या खुद ही ले आएंगे। तो वो प्रोसेस होता है चोला चढ़ाने का, वो करके फिर पूरा प्रोसेस करके पंडित जी का आशीर्वाद लेकर उनको दक्षिणा देके आएगा। जो विदेश में रहते हैं वो इंडिया में किसी के थ्रू बुलवा सकते, क्योंकि जब भी पूजा होती है, संकल्प होता है, तो उसमें आपका फिर नाम आदि लेकर वो करा जा सकता है। कई लोग पूछते हैं कि हम विदेश में कैसे करें। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, किसी को कह के अपने थ्रू करवा सकते हैं और किसी के थ्रू करवा सकते हैं। पहला ये है। दूसरा है कि किसी भी शनिदेव के मंदिर में काली उड़द का दान, शनि चालीसा की पुस्तकों का दान और सरसों के तेल का दान करें। और तीसरा है किसी भी वृद्धाश्रम में या तो सेवा श्रम का दान करें, वहाँ पे जाके कुछ काम करवाएं। नहीं कर सकते तो धन का दान या किसी भी प्रकार से दान करें। ये तो 3 उपाय कर लीजिएगा। कब कर सकते हैं, अगर 29 तारीख को ही होता है, जिस दिन गोचर हो रहा है, सबसे अच्छा है। नहीं तो जब भी वीडियो देखें उसके बाद जब भी समय मिलता है, जितना जल्दी हो सके इन उपायों को कर लिया। ऐसा नहीं कि 29 से पहले ही करना है, या 29 को अगर नहीं कर पाए तो कुछ बहुत बड़ी आपदा हो, नहीं, ऐसा नहीं। और सबसे मैं यही कहता हूँ एक चीज़ कि उपाय जो होते हैं ना, बहुत श्रद्धा के साथ किया, या तो नहीं कीजिए। सिर्फ उपाय नहीं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं, बहुत श्रद्धा का उसमें, इवन किसी से कंसल्टेशन भी ले रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें श्रद्धा की होती है। अगर आपके मन में भाव ही नहीं है, आप कितना भी महंगा अनुष्ठान कर लीजिए, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन मैंने ये भी देखा, जो भाव के साथ उपाय छोटा सा छोटा करता है, या कोई बड़ा अनुष्ठान भी कराता है, अगर उसके भाव मन में होता है तो उसको अवश्य उसका लाभ मिलता है। तो भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, इस भाव के साथ करेंगे ना, उपाय अवश्य आपको काम आएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।